वेलकम बैक टू चिल्ड्रन इन योर साइंस क्लास। ये ना तो कोई वन शॉट वीडियो है, ना ही ये गन शॉट वीडियो है, ये है ब्रेन शॉट वीडियो, जहां पर आपका ब्रेन खुलेगा और नॉलेज फूटेगा। तो मैं आपकी साइंस टीचर आपकी डिमांड पर लेकर आई हूं एक प्यारा सा ग्रेविटेशनल चैप्टर। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन बेटा कैसे वर्क करता है, सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। एनसीईआरटी के हर टॉपिक को यहाँ पर कवर किया हुआ है। साथ ही एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे भी यहाँ पर कवर किया गया। 100% पेपर आपका जो है इसी सिलेबस से आएगा, इसी से आएगा। सारे हर एक टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करना है, इस पूरे वीडियो में बताया जाएगा। आपको बेस्ट आंसर राइटिंग्स बताई जाएगी कि किस तरीके से अपने आंसर्स को एग्जाम हॉल में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स देखेंगे बेटा कि आज हम जो है ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फ्री फॉल क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून किसी है ना, इसको भी पढ़ेंगे। देन थ्रस्ट प्रेशर क्या होता है और बायोन्सी जो है क्या क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो ग्रेविटेशन बेटा ये है अर्थ, और इस अर्थ पे हम जो है रहते हैं, है ना। जितने भी अगर आप बात करोगे कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम इसी अर्थ पर रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में आप ग्लोब होते हैं, है ना। तो चलिए चैप्टर को जो है शुरू करते हैं कि ग्रेविटेशन जो है क्या होता है। जैसे कि बेटा आपको यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जितना मास है ना, ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों ही सेम फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक दूसरे को क्या है, बराबर उतने ही प्रेशर से क्या, उतने ही फोर्स से वो खींचते हैं। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स इज अ यूनिवर्सल एंड अट्रैक्टिव force that exists between any two objects that have mass। देखो हर ऑब्जेक्ट का बेटा अपना एक मास होता है ना। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मास m1 है और ये है m2, है ना। तो ये a और b ऑब्जेक्ट दोनों को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, सेम फोर्स से खींचते हैं। फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये एक बात याद रखो, इनके बीच में कोई डिस्टेंस क्या है बेटा, r है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, और उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आते हैं न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा जब आते हैं और जब ट्री से एप्पल गिरता है, तब न्यूटन बाबा सोचते हैं कि अरे एप्पल गिरा, कैसे ये एप्पल गिरा, तो ये एप्पल कैसे नीचे गिरा, ये तो ऊपर भी जा सकते था, है ना। तभी न्यूटन बाबा को आइडिया लगता है कि यानी अर्थ पर भी फोर्स है, और अर्थ पर जो फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींच लेता है। ग्रेविटेशनल उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर, जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को खींचता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज है ना, मैं एक बॉल छोड़ रही हूं जो कि क्या है, ग्राउंड की तरफ जाएगी, यानी कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अर्थ जो है क्या करता है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये बेटा हमने बताया है ना कि ये मास इसके ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर जो है इसका क्या होता है, फोर्स जो है कैसा होता है, सेंटर टू सेंटर होता है। तो अब आपको पता होगा कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इस वजह से हर ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ गिरता है। सेम वैसे ही अगर हम बोले कि क्या स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, नो, स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जीरो है। अगर क्यों एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो वो यूं क्या करते हैं, फ्लोट होते रहते, तैरते रहते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी जो है जीरो है, वहां पर ग्रेविटी है ही नहीं। इस वजह से जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं, है ना, तो देखो वहां पर
जितने एस्ट्रोनॉट बेटा वहां पर जाते हैं तो वहां पर क्या है, ग्रेविटी है ही नहीं, जीरो है ना, तो अर्थ में ग्रेविटी है। तो चलिए हम जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसे पढ़ेंगे कि क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। तो बेटा कोई भी जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो सेंटर टू सेंटर क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच में होता है, और इसी दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। पर याद रखना कि तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स भी ज्यादा होगा, है ना बेटा। यूनिवर्स में हर एक चीज क्या है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है ना। हर चीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, पर हमें समझ में नहीं आता। पर याद रखना यहाँ पर जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स जो है ज्यादा होता है। तो इसकी एक डेफिनेशन है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यस ऑफ कोर्स, with a force which is proportional to the product of their mass, है ना। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मास m है और ये है m, है ना, कैपिटल M एंड स्मॉल m। तो जो फोर्स होगा वो दोनों मास के क्या होगा, दोनों मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ओके, देन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर जो है, कोई डिस्टेंस पर होंगे। ओके, सो इनके बीच के क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। यहां तक बात समझ में आई। यानी कि कोई दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है बेटा वो क्या है, उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, है ना। कैसा है फोर्स, कैसा होगा उनका, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास इन प्रोपोर्शन, उनका जो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है, प्रोपोर्शनली प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला डिस्टेंस है उसका इनवर्सली स्क्वायर जो है ओके, सो यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐसे करेंगे तो ये है ना, देन ये सिंबल हटता है तो यहां पर लगता है एक क्या, जी, जो कि ग्रेविटेशन होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जी जो होता है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि ये m क्या है, m इज द मास ऑफ ए, m क्या है, मास है, ठीक है ना। देन m इज द मास ऑफ b, इनके बीच में जो लगने वाला डिस्टेंस d है, इनके बीच में लगने वाला डिस्टेंस जो है क्या है, वो d है। f जो है इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि किस में लग रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, न्यूटन्स में है। और यहाँ पर जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में g जो है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यानी कि है ना, दोनों जिस और यही जी की वजह से ही दोनों तो चलिए हम यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की थ्योरी पढ़ेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जी हाँ, जैसा कि हमने देखा बेटा यहाँ पर कि हर ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसका मास जो है क्या है, ये जो है ऑब्जेक्ट क्या है, ए है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज अ बी ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देन इसका जो मास होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा है कैसा है, वो प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा हो जाएगा,
इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इनके मास का प्रोडक्ट और उसका प्रोपोर्शनल होता है विथ अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। उनके बीच लगने वाला जो उनके बीच में जो मास है उनका प्रोडक्ट, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस बेटा, इनका जो डिस्टेंस हम लेंगे तो कहां से लेंगे, इनके सेंटर टू सेंटर, इनके बीच में लगने वाला डिस्टेंस कैसा होता है, सेंटर टू सेंटर होता है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ क्या, उनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप जो है क्या है, ये वैल्यू निकलेगी आपकी, ठीक है, यानी कि F इज द प्रोपोर्शनल ऑफ बिटवीन क्या, उनके मास का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस। अगर ये क्या सिंबल हटेगा प्रोपोर्शन है ना, तो यहां पर क्या है, जी जो है लग जाएगा, और ये जी जो है क्या है, इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और यानी कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। चलिए तो हम यहां पर देखेंगे बेटा कि जो ऑब्जेक्ट ए है इसका मास क्या है, m, ठीक है, जो कि केजी में है। देन मास हमेशा किस में रहता है, केजी में रहता है। देन स्मॉल m इज द मास ऑफ b, है ना, b का बीच में कौन सा मास लग रहा है, m लग रहा है। देन डिस्टेंस जो है बिटवीन सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ओके, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया जाएगा, सेंटर से लिया जाता है, एंड विच इज इन मीटर। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, और याद रखना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमेशा किस में होता है बेटा, न्यूटन्स में होता है, एंड g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। चलिए तो हम यहां पर जो है g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो g है इसकी क्या करना है, हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने नीचे फॉर्मूला देखा कि F इक्वल्स टू क्या होता है, g m और d का स्क्वायर। अगर आपको g की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो किस तरीके से आप जो है इसे निकालेंगे, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, यानी कि g m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f d स्क्वायर, ठीक है। जब ये निकाला तो अब ये क्या है, इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो g इक्वल्स टू आएगा f d स्क्वायर अपॉन, ओके। देन यहां पर आपको पता है कि फोर्स हमेशा किस में होता है, अभी मैंने आपको बताया न्यूटन में होता है, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है, तो मीटर का स्क्वायर, और जो मास होता है बेटा वो किस में होता है, केजी, तो 2 मीटर है ना, तो यहां पर केजी आ जाएगा। देन ये केजी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड कहां लिखूं, यहां पे, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। देन अब इसकी वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन आता है अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू g जो है कांस्टेंट है, 6 × 6 7 × 10 टू पावर -11, इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, जो कि फिक्स होती है। अब बेटा आपको पता है कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्योंकि अब मैं बताऊंगी आपको कि g जो है दोनों g अलग अलग है, याद रखना, दिस कैपिटल G इज द डिफरेंट एंड दिस g इज द डिफरेंट। ये बेटा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला क्या, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये g जो है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ, अर्थ क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर जो है एक
इक्वेशंस को देखेंगे। सपोज जो है कोई बॉल है ना, कोई बॉल जो है यहाँ पर मैंने छोड़ी, ठीक है, यहाँ पर बॉल रखी हुई है, ये बॉल मैंने छोड़ी बेटा, तो ये बॉल जैसे जैसे क्या ये नीचे की तरफ जाएगी तो इसकी क्या है वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। सपोज ये बॉल मैंने छोड़ी, अभी ये बॉल यहाँ पर आके कितना इसकी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिरी, फिर जैसे जैसे ये नीचे जाएगी तो ये आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी वेलोसिटी कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यही वेलोसिटी जो है जब इंक्रीज होती है तो वो हो जाता है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि अर्थ में क्या है, अर्थ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच लेता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अर्थ है और क्या है, मून है। अर्थ का भी बेटा अपना मास है और मून का भी अपना मास है। तो अर्थ का मास जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ इज 6.10 into 10 to power 24 kg, okay, and that of the moon is 7 into 4 10 to power 22 kg. If the distance between earth and the moon, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 3.84 है ना, 3.84 into 10 to power 5, okay, then फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, चलिए फोर्स निकालना है। तो डिस्टेंस बेटा यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे तो आपका डिस्टेंस जो है मीटर में आ जाएगा। अभी ये वैल्यू सबसे पहले जो आपको गिवन है ना, कुछ नहीं, पहला स्टेप क्या है, जो वैल्यू गिवन है उसे आप रख दीजिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं इस तरीके से बता रही हूं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 2 बेटा आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या करना है, आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, आपने क्या किया, ये फॉर्मूला जो है पुट कर दिया। पॉइंट नंबर 3 वैल्यू पुट करिए। क्या करिए, वैल्यू पुट करिए। ठीक है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दी है, 6 into 10 to power -11, क्या है ना, 6 into 7 10 to power -11। देन अर्थ का मास कितना है, तो 6, मैं इसे अब इरेज कर रही हूं, ठीक है ना, स्पेस प्रॉब्लम है तो आई एम इरेजिंग हियर। क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अर्थ का मास कितना है, 6 into 10 to power 24। मून का मास कितना है, तो मून जो है 7.4, कितना है, 7.4 into 10 to power 24, और इनके बीच डिस्टेंस जो है कितना है, तो 3.84 into 10 to power 5। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना, बोलोगे मैम मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता, कौन बोलता है। स्टेप नंबर 1 कर दिया, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 है ना, वैल्यू को पुट कर दिया बस। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप लिख दो, वरना कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स का आया है ना, तो आपको 4 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या गिवन है, फर्स्ट स्टेप वो लिख दिया, सेकंड स्टेप फॉर्मूला लिख दिया, थर्ड स्टेप वैल्यू पुट कर दो, बस। ठीक है, खाली ये स्टेप अगर रह गया है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आंसर याद है आपको तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, उतना है ना। यहाँ पर सिर्फ हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स जाएगा, बाकी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और इस तरीके से आपको डायग्राम भी बना के आना है, अर्थ लिखो, मून बनाओ, ठीक है, लिख दो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या क्या गिवन है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। यस ऑफ कोर्स, हमने पढ़ा बेटा कि अर्थ
अर्थ जो है और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यानी अर्थ क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है बेटा, खींच लेता है। ठीक है, इसकी जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। चलिए, तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ, कहां पर, अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेट, विच इज द फोर्स विथ अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट डाउन। इसी की वजह से अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ऑब्जेक्ट मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस ऑब्जेक्ट का क्या है बेटा, मास है। क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास है और उसमें क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो गई, यानी क्या लग गया वहां पर, एक्सेलरेशन लग गया। क्या लग गया, एक्सेलरेशन लग गया। ठीक है, तो जब अब क्या, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है ना दोनों के बीच में क्या लगने वाला फोर्स है, तो यानी कि इसके मास का प्रोडक्ट और एक्सेलरेशन ही तो क्या कहलाएगा, वेट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेट फोर्स कहलाएगा। सो W इज अ वेट, M इज अ मास एंड G इज द ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सेलरेशंस। सो आई बात समझ में, और इस G की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वैसे तो दो बार बता देती हूँ, पर 2 बार बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसीलिए आप उसे दोबारा देख ले तो वो ना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें इसकी जो है टाइम वैल्यू भी, टाइम का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, है ना। हमको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो का टाइम ड्यूरेशन जो है आपका छोटा रहे, जिससे कि आप क्या है, बोर ना हो। तो एक क्वेश्चन है बेटा कि जी की वैल्यू हमको जो है कैलकुलेट करनी है। इस जी की वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अभी आपने देखा एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा वो फॉर्मूला की फोर्स जो है क्या है, वेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, है ना। यानी जो ऑब्जेक्ट का मास है और कितनी ग्रेविटी से वो अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को खींच रही है। एक फॉर्मूला ये बना। ठीक है, सेकेंड आपने पढ़ा था, ये एक फॉर्मूला पढ़ा। तो ये बताइए कि यहां पर mg इक्वल्स टू GM अपॉन d का स्क्वायर, ये आई वैल्यू, हमको इस g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये m से ये m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहां पर g की वैल्यू कितनी आएगी, डी स्क्वायर आ गया, है ना, डी का स्क्वायर, कैपिटल एम है ये, है ना, डोंट बी कंफ्यूज हियर, दिस इज द कैपिटल एम। क्या है ये बेटा, ये कैपिटल एम है। चलिए, तो ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है ना, कितनी आ गई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, फिक्स है ये। जब ग्रेविटी अर्थ सरफेस की जब ऊपर जाते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटी वहां पे क्या हो जाती, जीरो हो जाती। इसी वजह से तो एस्ट्रोनॉट जो है वहां पर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन जो हो रहा होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो वो किसके कारण एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी है। चलिए एक क्वेश्चन बेटा करेंगे, यहां पर हम जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है निकालेंगे इसका। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। इस ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होता है, इसका फॉर्मूला जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी स्क्वायर। इसका मास कितना है बेटा, एम, और इसका मास जो है स्मॉल एम। चलिए वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, इसका मास कितना है 3 kg गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मास कितना गिवन है 4 kg। देन यहाँ पर डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो m 5 मीटर, है ना। डिस्टेंस किसमें गिवन है बेटा, बोलो किसमें है, 5 मीटर में है। तो अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12g अपॉन 25। आंसर दिस इज राइट और रॉन्ग, राइट, बिल्कुल भी रॉन्ग है।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्टेंस बेटा बिटवीन टू बिटवीन लेते हैं हम ऑब्जेक्ट के। तो ये तो 5 मीटर गिवन है, अगर ये 2 मीटर है तो इसका बिटवीन कितना निकला 1 मीटर, और यहाँ पर कितना, ये 4 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर। तो अब आपका डिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, 1 + 5 + 2 दैट इज 8 मीटर। आप बोलते हो मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जाएगा, आएगा सब समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस आपको क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस, यानी 8 × 8 कितना, 8 × 8, ठीक है। और 8 8 से कितना हो जाएगा बेटा 64, कितना हो जाएगा 64। तो ये आपका आंसर होएगा, ठीक है। तो याद रखना कि डिस्टेंस आपको कैसा लेना है, बिटवीन, है ना, बिटवीन यानी कि सेंटर टू सेंटर। अगर वो डिस्टेंस दिया है पर डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर निकलता है, उसका हाफ आपको ऐड करना है। एक यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चलिए, अर्थ है, ओके, अर्थ में खड़े हैं हम और आप, यस, अर्थ में हम खड़े हैं और आप खड़े हो। और मून में कौन होता है बताओ, तो मून में होते हैं एस्ट्रोनॉट। कौन होते हैं मून में, एस्ट्रोनॉट होते हैं, है ना। तो अर्थ का भी मास है, ठीक है, अर्थ का भी मास है और मून का भी मास है। अब हम पढ़ेंगे दोनों के मास में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, चलिए आओ पढ़ते हैं। लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है m, वेट ऑन मून कितना है Wm, याद रखना, ठीक है। मास क्या है बेटा m, और मून का वेट जो है कितना है Wm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट द मास ऑफ द मून कितना है m, ठीक है, mm। यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मून की रेडियस यानी r, मून का मास यानी कि mm, क्या mm, एंड द रेडियस कितना rm। बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, अब हम यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट निकालेंगे। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल, देखो ये है अर्थ का और ये है मून का। तो आपने पढ़ा कि जो वेट फोर्स होता है वो क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट का, बोलो, प्रोडक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसका स्क्वायर होता है। सेम वैसे ही है, बस मून के केस में क्या लग गया है, मून का मास, मून की रेडियस, मून का वेट। अब एक चीज समझो, सपोज अगर आपका वेट बेटा 36 है, कहां पर, अर्थ सरफेस पे, अर्थ में आपका वेट 36 है, तो मून में आपका वेट जो है ना अर्थ सरफेस का कितना हो जाएगा 1/6। नहीं समझ में आया मैम, कुछ भी समझ में नहीं आया, आएगा, फिर से समझो इस चीज को। आपका वेट कितना है 36 के आसपास होगे ना 36 के, तो मून पर आपका वेट अर्थ सरफेस का 1/6 है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि आपका वेट अर्थ में कितना है 36, तो मून में इसका वर्ग 1/6, तो कैंसिल करो। आता है 6 का टेबल, हाँ मैम आता है, चलो करो, 6 1 6, 6 6 36, यानी कि मून में आपका वेट कितना हो जाएगा 6 kg। कितना है मून में आपका वेट 6 kg। मास हमेशा बेटा सब जगह सेम रहता है, ठीक है, मास आपका सेम रहता है, वेट फोर्स खाली चेंज हो जाता है आपका, है ना। तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि मून का वेट अर्थ वेट का कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून सरफेस, है ना, कितना है बोलो 1/6 ऑफ द अर्थ सरफेस। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सरफेस की ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 हो जाता है। इस वजह से वहां पर क्या है, जो मास होता है, वेट होता है जो, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो मास रिमेन सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास क्या होता है, सेम होता है सब जगह। सपोज मेरा वेट अर्थ पर अगर 72 है, तो मून पर कितना होगा बताओ, तो कर दो, डिवाइड कर दो, अर्थ का वेट डिवाइड बाय 6, तो 6
बोलो कितना, 6 1 6 और 1 6 2 12, यानी मेरा वेट मून पर कितना आएगा, 12 kg। कितना हो जाएगा बेटा, 12 kg। समझ में आ रहा? इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नया नहीं है। मून में जो वेट होता है वो अर्थ का 1/6 होता है। ठीक है, ये है कौन, अर्थ पे हम रहते हैं, आप रहते हो, और मून पर कौन रहता है, एस्ट्रोनॉट रहते हैं। अगर एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो मून पर जा सकते हो। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, व्हाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, कि यदि मून पर आपका वेट 1/6 है ना, आपका नहीं, चलो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मून में 1/6 अर्थ सरफेस का, अर्थ के 1/6 का क्यों हो जाता, क्योंकि आपको पता है ये जो अर्थ है इसका मास जो है 81 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है मून से। अर्थ का मास मून के मास से 181 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, चलो थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। हाँ, है ना, मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो 1/6। पहला पॉइंट में आंसर लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। मून पर ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है अर्थ वेट के 1/6 होता है। बिकॉज क्योंकि वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। वेट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। एंड द मून ग्रेविटी इज मच वीकर ड्यू टू स्मॉलर मास, है ना। मून का मास क्या है, बहुत कम है, इस वजह से वहां पर ग्रेविटी क्या है, स्मॉलर है। कैसी है, स्मॉलर है। रेडियस है ना, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑफ कोर्स ग्रेविटी जब स्मॉल होगी, है ना, कम ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन भी वहां पर कैसा है, कम है। तो आपने अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। मैंने क्या पढ़ाया आपको बताओ, मैंने आपको ये पढ़ाया कि मून का वेट जो है अर्थ के वेट के 1/6 है। चलिए अभी आप आपने वेट फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, पढ़ा हुआ है। जी हाँ मैम, पढ़ा हुआ है। पर मून का वेट जो है क्या है, बोलो, लेस है ना, लेस है। सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको क्वेश्चन, है ना। यदि फॉर्मूले को लॉक कर दो। देन एक क्वेश्चन है, यदि आपका वेट कितना है, 60 kg है, क्या है, 60 kg है, और ग्रेविटी कितनी है, 9.8। चलो मून अर्थ में वेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो वेट कितना है, वेट मास, है ना, और कितना है ये, ग्रेविटी कितनी है, 9.8। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 588 न्यूटन्स। याद रखना, वेट हमेशा, वेट फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है। वेट फोर्स न्यूटन में होता है, मास केजी में होता है। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वेट फोर्स हमेशा न्यूटन में होगा, और मास जो होता है वो कितना होता है, केजी में होता है। चलिए, तो ये आ गया किसका, अर्थ का निकाल लिया हमने, किसका निकाल लिया, अर्थ का निकाल लिया। देन अब किसका निकालना है आपको, वेट फोर्स मून का निकालना है। किसका, मून का। तो ये बताओ 1/6 है अर्थ के, अर्थ में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सॉरी, अर्थ का अभी हमने कितना निकाला इसका, 588। कितना निकाला अर्थ का, 588। जब डिवाइड करोगे तो 98 न्यूटन्स, है ना। मून का वेट फोर्स कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन्स। तो आया समझ में कि मून का मास क्या है, बहुत ज्यादा, सॉरी, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से अर्थ में ग्रेविटी भी ज्यादा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, और मून का मास क्या है बेटा, कम है, तो वहां पर ग्रेविटी जो है स्मॉलर है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैम मैंने तो पढ़ा है ये, हाँ ऑफ कोर्स पढ़ा है ना, ये आपके शायद मोशन वाले चैप्टर में है, और एक दो चैप्टर में और है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, फोर्स,
है ना, जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रू, है ना। चलो मैं ये लेके आई हूं। अभी क्या है, मैंने इस पे क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाई हुई है। इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से क्या है, इसका रोटेशन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है ना। और जिस डायरेक्शन में मैं इसको छोड़ूंगी ये उसी डायरेक्शन में क्या होगा, चला जाएगा, है ना। पैनल है, टूट जाएगा, कहाँ छोड़ू, है ना। मैं इधर अगर इधर छोड़ूंगी तो देखना ये इधर की तरफ फ्लाई होगा, जाए गया ना, है ना। यानी जिस डायरेक्शन में जैसे इसे छोड़, इसके लिए बेटा एक सेंट्रीपिटल क्या है, फोर्स काम कर रहा है। क्या यहां पर क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसे क्या है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रोटेट होता रहता है। एक सर्कुलर ट्रैक में क्या है, ये रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो यहाँ पर मैं फोर्स, अगर जैसे ही मैं फोर्स छोड़ती हूँ, है ना, मेरा हाथ जिस पॉइंट पे पकड़ा है, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस फोर्स के कारण ही ये सर्कुलर ट्रैक में ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है एंड डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ, ठीक। देन आपको बिल्कुल पॉइंट में ऐसे ही लिख के आना है आंसर, ऐसे लिख के आओगे पूरे के पूरे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे बेटा। टीचर आपका नंबर एक भी नहीं काटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बहुत ही बकवास है ना, उसमें मत पूछो। चेंज डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंजेस वेलोसिटी और द एक्सेलरेशन, या ऑफ कोर्स है ना कि डायरेक्शन ऑफ जो क्या है फोर्स है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशंस के कारण, ठीक है। देन फोर्स कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ये जो है एक सर्कुलर पाथ में ट्रैक कर रहा होता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, यदि ये फोर्स नहीं होगा, यदि ये फोर्स नहीं होगा तो बताओ क्या होगा, दिस फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो मैं छोड़ रही हूं, इधर की तरफ छोड़ रही गया, है ना। जिस डायरेक्शन मतलब जैसे ही छोड़ते हो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, चला जाता है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट सर्कुलर पाथ। आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पढ़ोगे या फिर, है ना। यानी कि कोई भी बेटा समझो ये एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा था, क्यों, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसी वजह से ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता, और जैसे ही आप इसे छोड़ते हो ये क्या करता है, सीधा चला जाता है। यानी ये क्या है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही मून भी अर्थ के क्या चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो आया समझ में कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आता है बेटा, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि यानी फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। इस फोर्स के कारण ही हम अर्थ से क्या है, बंधे हुए हैं। फिर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, है ना, यानी कि मून भी जो है अर्थ के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाता है। द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, है ना, प्लेनेट जो होते हैं, है ना, देखो सन के चारों तरफ क्या है, कितने प्लेनेट होते हैं, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, अर्थ, है ना, कितने सारे हैं, सारे क्या है, सारे प्लेनेट अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एंड द टाइड ड्यू टू मून एंड द सन, और जो टाइड्स आते हैं आपने समुद्र के किनारे देखे हुए हैं तो वो इस मून और सन के कारण ही होते। एक चीज और बता दूं बेटा, आपने ये पढ़ा है, ये जो वेट फोर्स फॉर्मूला पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि बेटा याद रखना, मास आपका जितना ज्यादा होता है, मास आपका जितना ज्यादा होता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यदि ये ऐसे पढ़ लो, एक्सेलरेशन कम है, अगर मास एक्सेलरेशन ज्यादा है तो मास कम हो जाएगा, और मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ये अपोजिट काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये अपोजिट काम करते हैं। तो चलिए अब जो है मून रोटेट हो रहा है अर्थ के चारों तरफ, मून क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि
मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है? इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही। अर्थ में क्या है बेटा? अर्थ में सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये मून जो है वो क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। एक सर्कुलर ट्रैक में मून जो है क्या है? घूम रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में। यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या कर देता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन कर देता है। यानी कि ये एक क्या है? अर्थ के ऑर्बिट में मून जो है रोटेट होता रहता है। चलिए ठीक है, तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं बेटा। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। पहला पॉइंट, इसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही मून क्या है? अर्थ में रोटेट हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, है ना। क्या कर रहा है? यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है ना, अर्थ को क्या देता है? अट्रैक्शंस देता है। इफ देयर वर नो सच फोर्स, है ना, यदि ये फोर्स नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स मून फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। मून क्या हो जाएगा? है ना, देयर वर नो सच फोर्स, द मून वुड यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। मून, यदि ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स नहीं होगा तो समझो इस कॉन्सेप्ट को कि क्या होगा। सपोज ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो ये मून बेटा क्या है? इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वो ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। एंड एवरी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ ऑर्बिट द मून इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। यानी हर पॉइंट पे, जैसे देखो सीधा जा रहा था, इसने क्या कर? टर्न कर लिया, फिर जैसे ये सीधा गया फिर इसने डायरेक्शन, है ना। एट एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या लगा हुआ है? एट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, हर पॉइंट पे डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट कि व्हाई द मून, है ना, रोटेट इन अ सर्कुलर ट्रैक, है ना। मून जो है अर्थ की चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा सोलर सिस्टम, सोलर प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कितने सोलर प्लैनेट है। अर्थ है, मर्क्यूरी है, जुपिटर है, सैटर्न सैटर्न है ना, नेपच्यून है, 8 ओवरऑल प्लैनेट है। ये सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं? ये देखो सारे प्लैनेट, जिसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है। ये दिखा, ये ब्लू हमारा अर्थ रोटेट जिसमें हम बैठे हुए हैं, है ना। तो इसके क्या है? सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को अब हम पढ़ लेते हैं कि इन अवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लेनेट गो अराउंड द सन। सारे क्या है बेटा? सन के अराउंड, है ना। ये है आपका सन, ये कौन है? सन है। और आपको पता है ना पृथ्वी कैसी है? चपटी है ना, टिल्टेड है फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। अरे वाह, यहाँ पे तो मैप भी रखा है, ये देख लो, ये हमारा ग्लोब है। और ये अर्थ बेटा टिल्टेड है फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। हमारा अर्थ जो है कैसा है? ऐसा है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अभी करेक्ट नहीं बन रहा है, पर अर्थ जो है सर्कुलर नहीं है। क्या? सर्कुलर जो है नहीं है, ऐसी चपटी है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो अब ये सारे जो है चक्कर लगाती है। चलिए, बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट। सन और प्लेनेट के बीच में भी क्या है? बोलो, ऐसे ऐसे ये सब क्या कर रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं। Newton's concluded that not only does the attract एप्पल, न्यूटन बाबा बोलते खाली एप्पल ही अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एंड द मून, बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? हर ऑब्जेक्ट, पता नहीं चलता है। अब क्या होता है? जिसके पास मास ज्यादा होता है उसके पास फोर्स ज्यादा होता है। तो इस वजह से हैवी मास वाला क्या करता है? उतना फोर्स लगा के वो खींच लेता है, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ये किसने बोला? न्यूटन बाबा ने बोला। कब बोला? जब एप्पल ट्री से गिरा, तब उनको दिमाग में ख्याल आया कि अरे ये क्यों गिरा, है ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गिरा। यानी कि एप्पल ने भी क्या किया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, पर एप्पल के पास मास कम था, यानी कि एप्पल के पास फोर्स कम था, है ना। और अर्थ के पास, अर्थ का मास ज्यादा है, अर्थ के पास बहुत सारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसी वजह से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है? उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से वो खींच लेता है अपनी तरफ। तो आया कॉन्सेप्ट समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं,
है ना। अभी जी वैल्यू डिफरेंट इन पोल एंड द इक्वेटर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। समझो इस कॉन्सेप्ट को कि आपको पता है अर्थ टिल्टेड है, हाँ मैम पता है, वेरी गुड। अभी ये है पोल, ये है बेटा पोल। पोल में जी की वैल्यू क्या होती है, यहां पर ग्रेविटी जो होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। और एक ये है आपकी इक्वेटर, है ना। ये यहां से बीच से जो लाइन निकलती है, ये देखो इस पे भी दिखा रही हूं, अर्थ, ये अर्थ है, ये ग्लोब है। ये जो बीच में ये कटा है थोड़ा, है ना, गिर गया, तो ये जो बीच में ये लाइन है, ये क्या है, ग्रेटर, इक्वेटर, ग्रेटर नहीं इक्वेटर। यहां पर जी की वैल्यू क्या होती है, बोलो। देखो, जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर पे इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम होती है। और ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो वेट ऑफ फोर्स याद रखना, जहां वैल्यू जी मैक्सिमम होगा वहीं तो वेट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, बोलो, मैक्सिमम हो जाएगा मैम, पोल पे। कहां पर, पोल में, है ना। और मिनिमम हो जाएगा इक्वेटर पे। समझ में आया। अब बोलोगे मैम रेडियस भी बता दीजिए। ऑफ कोर्स बताती हूँ, है ना। ये देखो आपको क्लियर दिख रहा है, यहां पर अगर हम सेंटर से इसकी रेडियस देखें तो कम दिख रही है, और यहां पर इसकी रेडियस कैसी दिख रही है, ज्यादा दिख रही है। तो यानी कि जब जी की वैल्यू ज्यादा है, किससे, पोल में, है ना, तब किससे, देखो जी कहां पे ज्यादा है, पोल में। कहां पर, इक्वेटर से। पर अपोजिट होता है, यानी कि पोल में बेटा रेडियस कैसी है, कम है। पोल में रेडियस कैसी है, कम है। कहां पर रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर में। तो इक्वेटर में रेडियस क्या है, ज्यादा है। अपोजिट कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है सब। जी की वैल्यू पोल में क्या है, मैक्सिमम है, और दिख रहा है रेडियस कैसी है, कम है। आया समझ में। चलिए, इक्वेटर में जी की वैल्यू क्या है, कम है, और रेडियस क्या है, ज्यादा है। हाँ मैम आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो ये है कौन है भैया, ये बताओ, है ना। ये है अमित। अमित लेके जाता है गोल्ड। किसके लिए खरीद रहे हो अमित, बताओ किसके लिए गोल्ड खरीदा जा रहा है। अमित बोलता है मैं तो पोल से ज्यादा सोना लेके आ रहा हूं, है ना। अमित गया पोल पे और पोल से क्या लेके आया, गोल्ड लेके आया। अरे वाह, इतना सारा गोल्ड, क्यों। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद अमित गोल्ड पोल से गोल्ड लेके गया, है ना। ये पोल पे खड़ा हुआ है, और गया कहाँ पे बेटा, ये इक्वेटर में। तो हमने पढ़ा था कि ग्रेविटी, हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटी, जी की वैल्यू पोल पे क्या है, ज्यादा थी। पोल में कैसी थी, मैक्सिमम थी। कैसी थी, मैक्स। पर जैसे ही वो इक्वेटर पे गया, उस जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, यहाँ पर इक्वेटर में वहां स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। इक्वेटर में क्या होता है, जी जो होता है मिनिमम हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। Amit buy few gram of gold at the pole as per the instructions of the one of his friends. ठीक है, he hand over the same when he meet equator. ठीक है, उसने इक्वेटर पे गया। Will the friend agree with the weight of the gold bought? ये बताओ, क्वेश्चन बोलता है क्या जितना गोल्ड उसने यहां लिया, तो क्या उसका दोस्त एग्री करेगा कि वही जो गोल्ड है उसका वेट क्या हो जाए, इक्वेटर पे सेम रहे। अरे क्या हो रहा है बाबू तुमको, चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। Will the friend agree with the friend of the gold bought? If not, why? Hint the value of the G greater at the pole than the equator. भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेट फोर्स क्या हो गया, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, G की ग्रेविटी क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, ग्रेविटी ज्यादा है, और यहाँ पर वही वेट क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। तो क्यों एग्री करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका वेट कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो जाती है, इसी वजह से वेट जो है उसका क्या हो गया, गोल्ड का कम हो गया। आया समझ में, वेरी गुड।
चलिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। चलिए, एक 10 kg का मास बेटा कहां पे रखा गया है, अर्थ पे। अर्थ पे एक 10 kg का मास जो है रखा गया है ना, 10 kg का कोई मास है। अब वो बोल रहा है अर्थ में बताओ उसका वेट कितना होगा। वेट मतलब क्या होता है बताओ, वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास यहाँ पर कितना गिवन है, 10 kg, ग्रेविटी कितनी है 9.8, लगा दो फॉर्मूला, 10 इंटू 9.8 तो कितना हो जाएगा 98। अभी ये बताओ वेट फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आया समझ में, वेरी गुड। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आता है कि एन ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे इसका वेट कितना है बोलो, 10 न्यूटन। वेट फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है, ठीक है ना। एंड व्हाट वुड बी द वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चलिए, तो आपको पता है कि वेट अर्थ में इसका जो वेट था वो कितना था, 10 न्यूटन था। ठीक है, आपको ये भी पता है कि मून में उसका वेट फोर्स जो है अर्थ के वेट फोर्स का 1/6 है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। हाँ मैम, पढ़ा है, सिंपल सा है। अब क्या करना है, मून का जो वेट फोर्स है अर्थ के वेट फोर्स का 1/कितना है, 6 है। कितना है, 1/6 है। तो चलिए इसको कर दो 1/6, तो कितना हो जाएगा, ये है कितना 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1.67 न्यूटन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया, वेरी गुड, है ना। अभी बेटा हम यहाँ पे मास और वेट के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि मास की जो क्या होता है, मास मतलब किसी ऑब्जेक्ट में जो मास होता है, ये मास कितना होता है इसकी किलोग्राम में होता है। और ये जो मास होता है, वेट जो होता है, उसमें वेट फोर्स यानी कि किस में होता है बेटा, न्यूटन में होता है। अभी आप पढ़ते आ रहे हो। डेफिनेशन देखें तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी है ना, मेजर्ड ऑब्जेक्ट इनर्शिया, ये छोड़ो, है ना, फोर्स एक्सर्टेड, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स एक्सर्टेड किया गया है उस ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा कि फॉर्मूला तो नहीं है इसकी, मास केजी में होता है, पर जो वेट फोर्स होता है W इक्वल्स टू mg। m इज अ मास एंड g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अभी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना, क्योंकि वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होता है। ओके, देन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और ये है न्यूटन्स में। अभी यहाँ पर बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है। अब वेट फोर्स आपको पता है कि मून का वेट फोर्स अर्थ के वेट फोर्स के 1/6 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। चलो एक बार और, कि जो मून का वेट फोर्स है ये क्या है, अर्थ के वेट फोर्स का 1/6 है। ये तो आपने पढ़ लिया है। और मास ऑन द अर्थ इज सेम एज मास ऑन द मून। बेटा क्योंकि मास जो होता है ना, कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, मास हमेशा सब जगह सेम होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जी और दोनों के डिफरेंस। तो आपको पता है ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि एक्सेलरेशन है ना, कहाँ डाउनवर्ड लग रहा है, और ये क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये जो जी जो होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन डेफिनेशंस, है ना, छोड़ो, ये फॉर्मूला इसका ये होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है। देन फंडामेंटल कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो कि उसके मास पर होता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है, बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल द सेलेस्टियल बॉडी लाइक अर्थ। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लगा हुआ होता है। तो यहां तक समझ में आया। चलिए अभी हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे।
अभी हम ना कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अरे वही जो बालकनी से आप रस्सी छोड़ देते हो, है ना, कि कौन नीचे जाएगा, फिर ऊपर इतने स्टेयर्स कौन चढ़ेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो सेम वैसे ही, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को बेटा नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे चला जाता है ना। अर्थ क्या करती है, उसको अट्रैक्ट कर लेती है। और आपको पता है कि जैसे अगर आपने ये कोई ऑब्जेक्ट है इसे छोड़ा तो ये नीचे आते आते इसकी स्पीड जो होती क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। सपोज ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या है नीचे गया, उसके बाद उसकी स्पीड कैसी हो गई बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और नीचे आते आते उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी उसकी स्पीड कैसी हो रही है, उसकी वेलोसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब ये वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन हो जाता है। और एक्सेलरेशन क्यों होता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना। तो आया समझ में कॉन्सेप्ट। अब आपने अक्सर देखा होगा स्काई ड्राइवर, है ना, स्काई ड्राइवर बेटा जब क्या है हेलीकॉप्टर से गिरते हैं तो उनमें क्या लगा होता है, बोलो, पैराशूट। हाँ, पैराशूट तो लगा होता है, वेरी गुड। पर आपने नोटिस नहीं किया कि स्काई ड्राइवर जैसे नीचे गिर रहे होते हैं तो उनकी स्पीड चेंज इंक्रीज होती जाती है। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। यस ऑफ कोर्स, है ना, अर्थ बेटा हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी के कारण, एंड ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ जो है नीचे गिर जाता है। अब यहां पर समझो वेट फोर्स, समझो वेट फोर्स क्या होता है। तो वेट फोर्स होता है बेटा ऑब्जेक्ट का मास, और उस ऑब्जेक्ट के मास में क्या लगी है, ग्रेविटी लगी है। हर ऑब्जेक्ट के मास में ग्रेविटी लगी हुई होती है, ठीक है, तो वो जो है वेट फोर्स हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, फ्री फॉल। चलिए अब हम बेटा आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। सो एक्सेलरेशन ही तो वही है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट जब कहाँ है, जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा नीचे गिर रहा होता है, ये देखो, है ना, इसकी स्पीड पहले कैसी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी स्पीड जो है फिर बढ़ गई, फिर यहाँ पे इसकी स्पीड जो है फिर बढ़ गई, है ना, ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड स्पीड इंक्रीज बाय दिस मच एवरी सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, है ना, वहां पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो वही तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी वेलोसिटी क्या है उसकी, इंक्रीज होते जाना, ठीक है। फिर acceleration of the free fall denoted by g is the constant downward acceleration experience, है ना, कुछ नहीं, ग्रेविटी की वैल्यू बेटा 9.8 जो है मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा है स्काई ड्राइवर। स्काई ड्राइवर क्या है, अभी ना हम यहाँ पे थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपको पता है कि जब स्काई ड्राइवर गिर रहा होता है तो उसमें क्या लगा होता है, पैराशूट लगा होता है, ठीक है, यानी वो ग्रेविटी के कारण नीचे तो आ रहा है, पर उसका पैराशूट का सरफेस एरिया कितना होता है, इतना बड़ा होता है, जिससे उसमें एयर रेजिस्टेंस भी क्या करती है, इतना ज्यादा हो जाता है। यानी एयर रेजिस्टेंस जो होती है किसी ऑब्जेक्ट के मोशंस का अपोज कर रही होती है ना। एयर रेजिस्टेंस इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द एयर, है ना, कि वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या कर रही होती है बेटा, अपोज कर रही होती है। आपने कभी फील किया होगा, गाड़ी में जा रहे होते हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी होती है ना, हवा चल रही होती है, तो आपकी आईज कैसी हो जाती है, यूं, है ना, एयर रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, एयर जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का अपोज करती है। बस एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इतना ही है ना। फीलिंग अ विंड ऑन योर फेस व्हेन रनिंग और अ साइकिल, है ना, सो क्या है, हम फील करते हैं ना। देन पैरासूट आर डिजाइन विथ लार्ज सरफेस एरिया टू मैक्सिमाइज एयर रेजिस्टेंस। पैरासूट जो है बेटा इतना बड़ा, उसका सरफेस एरिया कैसा होता है, लार्ज होता है। क्यों होता है इतना बड़ा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एयर रेजिस्टेंस वहां पर हो सके, है ना, एंड स्लो डाउन द डिसेंट ऑफ द स्काई ड्राइवर, जिससे कि स्काई ड्राइवर आराम से अपनी लैंडिंग जो है ना वो कर सकता है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर हम कुछ और अब हम यहाँ पे बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे जो गैलीलियो कौन है, साइंटिस्ट, वन ऑफ द साइंटिस्ट, और उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया। उन्होंने पेरिस के
इटली के पेरिस में एक टावर में उन्होंने क्या किया, से कई ऑब्जेक्ट्स को छोड़ा, कुछ स्मॉल कुछ बिग, है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट को उन्होंने वहां से ड्रॉप किया टावर से। जब उन्होंने ड्रॉप किया तो उन्होंने ये देखा कि सारे ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, है ना। तो चलिए, तो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स मास, ऑब्जेक्ट सॉलिड बिग स्मॉल, है ना, ऑब्जेक्ट जो है बिग सॉलिड स्मॉल कैसे भी हो सकते हैं, हॉलो, है ना, शुड फॉल एट द सेम रेट, सारे ऑब्जेक्ट जो है सेम रेट से गिरते हैं। देन किसने किया, गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर पेरिस इटली, प्रूव दैट सेम रेट से सारे ऑब्जेक्ट जो हैं क्या होते हैं, गिर रहे होते हैं। अगर बेटा मैंने यहाँ पर 2-4 ऑब्जेक्ट जो है क्या है ले लिया, अगर मैं इन सबको छोड़ना शुरू करूँ तो ये सेम रेट से जो है क्या है, नीचे की तरफ गिरना शुरू करेंगे। चलिए, अभी ये कुछ फॉर्मूला है जो हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से करेंगे। अब एक चीज याद रखना बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही होती है तो उस पर ग्रेविटी लगी होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। आपने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, समझ में आ रहा है ना। अब याद रखना, ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, सपोज को किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, क्या है, नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो उसमें भी क्या है, उसकी वैल्यू अपवर्ड मोशन, है ना, उसकी वैल्यू तब जो है क्या हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, दो डिफरेंस, एक तो आपको 9.8 है ना, जब ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे वो तो आपको याद हो गया, पर अपवर्ड मोशन में वो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को लॉक कर लेना और भूलना नहीं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रो अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रो आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। एक बॉल बेटा फेंका हमने, इस बॉल को ऊपर तक हमने फेंका, ठीक है, वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रो आफ्टर 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड के बाद t इक्वल्स टू 6 सेकेंड के बाद वो रिटर्न आ जाती है, ठीक है। चलिए, सपोज हम इसी को, हमारे पास बॉल तो नहीं है, ये बॉल है, ये बॉल को फेंका, ठीक है, ये 6 सेकेंड के बाद रिटर्न आ गई, t इज हियर 6 सेकेंड। चलिए, तो कुछ वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे। अभी g कितना हो गया, g जो है बताओ कितना हो गया, g जो है 9.8 हो गया, ग्रेविटी लग गई। अब जिस पॉइंट से, हाईएस्ट पॉइंट से वो आ रही है ना, वो क्या हो गया, v हो गया उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना, जिस बेटा g, ये क्या हो गया, इसका फाइनल वेलोसिटी, जहां से ये सर्टेन हाइट से लौटकर आ रही है, वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। t इक्वल्स टू 6 सेकेंड है, u इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, है ना, इनिशियल वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो यही फाइंड करना है। ये क्या है बेटा, फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड रीचेस मैक्सिमम हाइट, ठीक है। v कितना 0 और a जो है कितना 9.8। चलिए, ये नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने अपवर्ड मोशन लगाया, अपवर्ड मोशन लगाने से a जो है -9.8। तो न्यूटन्स के जो फॉर्मूले हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस है ना, इसके 3 फॉर्मूले आपको पुट करने हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, v इक्वल कितना है 0, u फाइंड करना है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 9.8 एंड t ये जो है याद रखो, t बेटा टोटल टाइम था, t क्या था, नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे आया, टोटल टाइम था। तो हम t जो है 6/2 करेंगे तो कितना आ गया 3, तो इस कंडीशन में 3 आपका 3 सेकेंड आ गया, है ना। तो यानी अब आप यहाँ पर t जो है टोटल टाइम था, है ना, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3 सेकेंड आपको पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 0.3, अभी ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9.8 और 0.3 मल्टीप्लाई कर दो, है ना।
यहाँ पर निगेटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 29.4 मीटर पर सेकेंड, क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू यू। तो यू की वैल्यू आ गई आपको बेटा, कितना, ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड रीचेस मैक्सिमम हाइट, है ना, जब आपने ऑब्जेक्ट फेंका तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, आ गया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन बेटा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि रिपीट करने से क्वेश्चंस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी का केस 2 आप पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड एंड रिटर्न टू सरफेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आपने बेटा ये बॉल जो है इसको फेंका, ठीक है, ये फेंका, अब ये बॉल वापस से सरफेस पे क्या हो रही, रिटर्न हो रही है ना, ये बॉल आपने फेंकी और ये वापस से सरफेस पे रिटर्न हो रही है। इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, तो समझो यहाँ पर t दिया है 6 सेकेंड, आपने u निकाल लिया, बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालो, कितना मैक्सिमम हाइट तक गया है, यानी कि हाइट यानी डिस्टेंस, हाइट यानी डिस्टेंस। तो आपको t 3 सेकेंड हमने निकाल लिया है, u की वैल्यू अभी कितनी निकाली आपने प्रीवियस क्वेश्चन में 20, ये सारे एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे एक ही क्वेश्चन है, डोंट बी कंफ्यूज, है ना, वो उसका a था जो पहले कराया था, ये अभी b है, अभी इसका हम c करेंगे। तो चलिए, तो u इक्वल्स टू क्या आया आपने, इतना आया। फिर आपको पता है कि ग्रेविटी और ये इसकी वैल्यू जो है 9.8, माइनस क्यों बेटा, क्योंकि अपवर्ड मोशन कर रहे हैं, क्यों, है ना, उस केस में वैल्यू जो है निगेटिव हो जाती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये पुट करना है आपको, देन आपको वैल्यू पुट कर देना है। u की वैल्यू कितनी है 29.4, t कितना है आपने निकाला 3 सेकेंड, 1/2, फिर a कितना है -9.8, तो माइनस आपने सामने पुट कर दिया 9.8, ये क्या है बेटा 9.8 है, ठीक है ना। देन t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, t का स्क्वायर कितना हो गया 3, t कितना है 3 का स्क्वायर मीन्स 9। अब ओवरऑल आप ये वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 44.1 मीटर पर सेकेंड आपकी जो है क्या मैक्सिमम हाइट निकली, क्या निकली, मैक्सिमम हाइट। अब चलो, अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। ठीक है बेटा, आप क्या कर रहे हो, किसी बॉल को, सपोज ये एक बॉल है, इस बॉल को मैं 49 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रही हूं, ठीक है। तो जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी क्वेश्चन में दी हुई है 49 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, जिस मैक्सिमम हाइट से वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन इसकी, इस बॉल को मैंने 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकना यहां पर शुरू किया, ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है, उसके बाद रिटर्न हो जाता है। तो इसकी ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है ना। द मैक्सिमम, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। अब आप निकालो ये मैक्सिमम हाइट, तो हाइट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा हुआ है, तो एस निकालना है। अब आपको क्या क्या है गिवन है यहाँ पे देखो, तो आपको ए इनिशियल है ना, यू 49 है, जी एक्सेलरेशन जो कि कितना है -9.8, वी फाइनल वेलोसिटी 0 है। चलिए, जो वैल्यू आपको दी है आपने पुट कर दी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 5 के 5 पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो एक ट्रिकी है, चलिए बताते हैं, है ना। तो अब आपको क्या निकालना बेटा, एस निकालना है। एस कैसे निकलेगा, है ना, तो ये फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला आप पुट कर दो। अभी वी स्क्वायर क्या है 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू का स्क्वायर कितना है बताओ, तो 49 का स्क्वायर और 2 ए कितना है यहाँ पे -9.8 एंड एस जो है आपको फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए 49 इंटू 49 एंड ये कितना हो जाएगा, यहां भी माइनस रख देते हैं, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है, 9.8 और ये हो गया आपका S। अभी क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद s का निकालना है आपको, तो करो 49 इंटू 49 और डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8 इक्वल s। तो s की वैल्यू जब इसको काटोगे तो कितनी आ जाएगी, 122.5 मीटर। ठीक है, ये आपकी s की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको जो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। थर्ड, आपको फॉर्मूला पुट करना है, क्या फाइंड करना है फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए। फोर्थ बेटा, वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया। फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आ गया। सिर्फ फोर्थ स्टेप का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स आपके पूरे पक्के। ठीक है ना, तो इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से कवर करना। चलिए अब क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन, उसी का सेकेंड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, इट टेक्स टोटल टाइम रिटर्न द सरफेस आफ्टर सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कितना टोटल टाइम जो है लग रहा है, बॉल फेंकी और आने जाने में बॉल को कितना टोटल टाइम लगा। तो एक्सेलरेशन है ना -9.8, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ बॉल आप फेंक रहे हो, अपवर्ड मोशन लग रहा है। और u जो है कितना है क्वेश्चन में दिया है, 49 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है बेटा, आपको टाइम निकालना है। v है ना, v कितना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है u कितना है 49 प्लस ये हो जाएगा -9.8 और ये हो जाएगा t। ठीक है, तो चलिए ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9.8 t इक्वल 49 एंड t इक्वल कितना हो जाएगा, तो 49 डिवाइड बाय 9.8। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। 49 1 जा 49, 2 जा 2, 1 जा 2, 5 जा। तो इस कंडीशन में t जो है 5 सेकेंड लगा। कितना लगा, 5 मीटर 5 सेकेंड जो है आपको लगेगा। कोई टफ क्वेश्चन था नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये वैल्यू आपको अपवर्ड मोशन एक्सेलरेशन ये तो याद है, अपवर्ड है तो माइनस और डाउनवर्ड है तो प्लस। इनिशियल कितनी स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। फाइनल मैक्सिमम हाइट जहां से कोई ऑब्जेक्ट वापस आता है वो फाइनल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। t निकालना था बेटा, फॉर्मूला पुट कर दिया, आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आता है कौन सा, इस स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, अपवर्ड मोशन नहीं है डाउनवर्ड मोशन है। क्या है, कंफ्यूज हो रहा है, नहीं बिल्कुल बहुत सरल क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। ठीक है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हाइट 19.6। इस स्टोन को छोड़ा जा रहा है यानी डाउनवर्ड मोशन लगा। हाइट कितनी है, हाइट दी है बेटा यहाँ पे 19.6। ठीक है, अब जब आप उस स्टोन को छोड़ रहे हो तो वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, जो कि कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन है तो कितना हो गया बेटा 9.8। ठीक है, चलिए अभी क्या बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, v इज द फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल देखो समझो, इनिशियल यानी या तो आपने ऐसे फेंका या फिर आपने ऐसे फेंका, अल्टीमेटली आप कर रहे हो। और फाइनल जहां से वो वापस आता है, ठीक है, तो ये आपने फेंक छोड़ रहे हो, इसको छोड़ोगे है ना, मैग्नेट का टूट जाएगा, बार बार छोड़ूंगी इसलिए नहीं छोड़ती हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी, सपोज मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, अब ये कहां तक गया, वो फाइनल वेलोसिटी है। तो ऐसे डाउनवर्ड में तो ऐसे अपवर्ड में भी है ना, कि कहां तक मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा v स्क्वायर हमको निकालना है, आपको निकालना है। ठीक है, साथ में निकालेंगे मिलके। इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस 9.8 एज जो है कितना है 19.6 क्वेश्चन में गिवन है। चलिए ये तो 0 हो गया, ये वैल्यू माइनस में है। अभी इनको कैलकुलेट करो, 9.8 इंटू 19.6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा 19.6 एंड 19.6 v स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगा, और ये 2 बार है तो कितने टाइम्स निकलेगा 1 टाइम्स। ठीक है,
तो आपकी फाइनल वेलोसिटी देखा बेटा आ चुकी है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला पुट कर दिया है ना, सॉरी फर्स्ट स्टेप जो गिवन था, सेकंड स्टेप आपने फॉर्मूले को पुट कर दिया और थर्ड स्टेप बेटा क्या वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। आ रहा समझ में? तो क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। इवन मैंने आपके लिए फोटो तक लगाई हुई कि आ क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाए, बहुत हलवा हो जाए आपके लिए। चलिए अभी हम पढ़ेंगे अ कार फॉल ऑफ द लेज एंड ड्रॉप द ग्राउंड 5 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये कार है जो कि क्या है, गिर रही होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, नीचे कमेंट करके बताओ, है ना, ये पट्टर पट्टर। चलो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ नीचे कमेंट करके। गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही नहीं दी है, इट मींस यहां पर u 0 हो गया। u क्या हो गया बेटा, इस कंडीशन में 0 हो गया। ठीक है, देन ग्रेविटी कितनी है क्वेश्चन में दी है, ग्रेविटी दी है आपको 10। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या बोला है बताओ, अब ये बोलता है यहां पर ग्रेविटी 10 दी है। चलिए हाँ ये लिखा तो है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम दिया है ये है ना सेकेंड, 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड में बेटा ये जो है क्या है, नीचे गिर जाती है। सो दिस इज द टाइम, टाइम भी आपने पुट कर दिया और ग्रेविटी भी पुट कर दी। ठीक है, चलिए ऊपर से नीचे आ रही इसलिए प्लस, डाउनवर्ड मोशन है, कैसा है, डाउनवर्ड है। तो बोल रहा है स्पीड निकालनी है ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला पुट कर दिया आपने, फाइनल वेलोसिटी यानी v। ठीक है, चलिए u कितना है 0, a कितना है 10 और ये हो गया 0.5। तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 10 50 और ये है ना। तो फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। सेकेंड, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकलती बेटा, इनिशियल प्लस फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल कितना था, हाँ तो इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल कितनी दी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो, 0 पुट करी ना हमने, 0 ये दिया है क्वेश्चन में, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल आ गई आपकी 5/2। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये स्क्वायर नहीं है, ये है ना फॉर्मूला है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। चलिए अब बोल रहे थर्ड जो है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, है ना बेटा, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो हाइट पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपने ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बताओ ये कितना है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द 0, टाइम कितना है 0.5 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, प्लस हाफ, ग्रेविटी कितनी है 10 क्वेश्चन में गिवन है बेटा ये भी। ठीक है, देन t कितना है 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया दिस विल बी 0। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 10 और 0.5 जो होता है उसका स्क्वायर कितना होता है बोलो, उसका स्क्वायर कितना होगा, तो 2.5, 2 5 10 है ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 कितना हो जाता है 125 और पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, तो एस बेटा इतने मीटर पर सेकेंड, एस जो आपका हाइट निकली ग्राउंड से कितनी आई है ना, वो 12.5 मीटर पर सेकेंड इसकी हाइट आई। तो यहां तक आपको समझ में आया। चलिए है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। अभी एयर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा आपने, आपको मालूम है ना कि क्या है, एनवायरनमेंट में एयर रेजिस्टेंस होता है, जनरली आपको फील नहीं होता, पर कैसे पता चलेगा, जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो तो वो एयर है ना अपोज कर रही होती, तब आप फील करते हो, है ना। यानी कि अभी देखो मैं एक पेपर और एक क्रम्बल लेके आती हूँ, जो आपकी इसमें एक्टिविटी जो है दी हुई है, तो हम इस एक्टिविटी को क्या है करेंगे, है ना, इस एक्टिविटी को हम बेटा करके दिखाएंगे आपको अपनी क्लास में। देखो ये एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, एयर क्रम्बल्ड है, पेपर का क्रम्बल्ड है और ये पेपर है, इनमें क्या है एयर रेजिस्टेंस है, यानी अगर हम इसको सेम हाइट से छोड़ेंगे तो बताओ पहले कौन गिरेगा। ठीक है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है,
इसका सरफेस एरिया कम है, एयर रेजिस्टेंस दोनों में है, पर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगा। देखो अब मैं दोनों को सेम हाइट से नीचे की तरफ छोड़ रही हूं, है ना। तो क्या देखा हमने इसमें, हमने देखा कि जिसमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ऑब्जेक्ट स्लोली मूव होता है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के कारण वो इसका अपोज करा, इसका भी कर रहा था पर सरफेस एरिया कम था, तो इस वजह से ये फास्ट नीचे गिरा। और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है जिसकी वजह से इसमें ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगा, है ना। तो क्या है ये देखो, तो सेम पैराशूट है ना, स्काई डाइवर, उनका पैराशूट ये इतना बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उस पैराशूट में एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि वो क्या है सेफली अपनी लैंडिंग कर सके, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाया हुआ है। अब एक और एक्टिविटी दी है, सपोज ये ग्लास जार है, इस ग्लास जार में बेटा वैक्यूम है, टोटल हमने एयर इसका सक कर लिया, बाहर निकाल लिया, वैक्यूम है यहाँ पे। तो जब आप स्टोन और एयर को पेपर को जब छोड़ोगे साथ में, तो ये दोनों सेम रेट से क्या है नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना, वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है और यहाँ पे एयर का क्या है, एयर रेजिस्टेंस है। चलिए तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस ऑन अ पेपर इज अपोजिंग फोर्स फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल स्लो इट फॉल, है ना। क्या करते वो उसका अपोज कर रहे होते जिससे कि वो स्लोली जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है। एंड मच ग्रेटर फॉर फ्लैट शीट ड्यू टू इट्स लार्ज सरफेस एरिया कंटेनिंग कैचिंग मोर एयर कंपेयर टू द क्रम्बल्ड बॉल, है ना। जो फ्लैट पेपर होते हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है, जो कि क्रम्बल्ड बॉल में एयर रेजिस्टेंस कम होता है। द पेपर रीचेस द ग्राउंड लिटिल लेटर द स्टोन, है ना। कुछ नहीं, पेपर जो है बाद में गिरता है ना, स्टोन पहले गिर जाता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, वही है सिंपल। एक और एक एक्सपेरिमेंट ऑफ दिया है आपका कि ग्लास जार में विच एयर हैज बीन सक्ड आउट, क्या है, एयर पूरा का पूरा निकाल लिया, वहां वैक्यूम है, एंड द पेपर एंड द स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट, दोनों सेम रेट से गिरते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेटा बहुत क्लियर है, बहुत सीधा है ना, बहुत क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अभी हम थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थक गए हो पढ़ते पढ़ते, हाँ हालत डाउन हो गई है? नहीं बेटा, है ना, अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया करो। ये सोचो कि 1 घंटे 1.5 घंटे में मुझे अपने वीडियोस को कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? इतनी जल्दी थकना नहीं है, अभी तो बहुत है, आपको नीट का एग्जाम देना है, आईआईटी का एग्जाम देना है। कैसे काम चलेगा अगर अभी से थकने लगोगे तो, है ना। चलिए थकना नहीं है बिल्कुल। अगर मेरा जोश मीटर हाई है तो आपको भी अपना जोश मीटर हाई करना है, मतलब एनर्जी लेवल। जोश मीटर कुछ भी नहीं होता, आपके लिए पढ़ने के लिए एनर्जी आपकी बॉडी में क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, ठीक है, बढ़ाना है उसे। चलिए थ्रस्ट बेटा, थ्रस्ट एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है, और ये फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, है ना। यानी ये फोर्स, थ्रस्ट क्या है, एक प्रकार का फोर्स, एंड फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो है काम करता है। सपोज समझो मुझे यहाँ पर इस बोर्ड को टांगा मैंने, तो इस बोर्ड को टांगने के लिए मुझे यहाँ पर इस सरफेस एरिया में मुझे यहाँ पर इस होल करना है। तो अब ये सरफेस एरिया के मैं परपेंडिकुलर क्या करूंगी, फोर्स लगाऊंगी। तो यही तो है थ्रस्ट, दिस इज द थ्रस्ट, है ना, कि किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो है क्या डाला जा रहा है, फोर्स डाला जा रहा है, और ये फोर्स कहलाता है थ्रस्ट, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, है ना। यानी देखो ये टेबल टॉप है, इस यहाँ पर ये इसका सरफेस एरिया हो गया, इसके परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहाँ पर भी फोर्स डाला जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर पढ़ ली जाए कि फोर्स दैट एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, SI,
तो फोर्स आपको पता है न्यूटन होता है, तो थ्रस्ट की यूनिट भी जो है क्या हो जाएगी, न्यूटन। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलते जुलते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड सेम एज द अदर फोर्स, इट फोर्स मेक ऑब्जेक्ट लाइक शार्प नाइफ। बेटा इसी वजह से नाइफ को शार्प क्यों बनाया जाता है, इजिली स्मॉल एरिया, है ना, बिग थ्रस्ट इफेक्ट। और ठीक है, यानी कि देखो नाइफ को इतना शार्प इसलिए बनाया गया है कि ये जो नाइफ है स्मॉल एरिया से, क्या स्मॉल एरिया से, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सके। समझ में आ रहा है। सो प्रेशर क्या होता है मैम, अब ये बता दीजिए। सो प्रेशर जो होता है ओवर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में जो आप थ्रस्ट लगाते हैं वही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। यानी प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। किसी यूनिट एरिया पे आपने कितना थ्रस्ट लगाया है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, थ्रस्ट ऑन द यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। आया समझ में यहाँ तक बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो प्रेशर अभी हमने पढ़ा, प्रेशर होता है बेटा कि यानी थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, है ना। किसी यूनिट एरिया में आपने कितना थ्रस्ट अप्लाई किया है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। अभी इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ डेफिनेशन। ठीक है, प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड कैलकुलेटेड फॉर्मूला ये है ना। किसी सरफेस एरिया पे बेटा आप किसी सरफेस एरिया या कितने यूनिट एरिया में आप कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। एंड P इज द प्रेशर, F इज फोर्स एंड A इज द एरिया। ठीक है, क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। एंड याद रखना प्रेशर किस में मेजर होता है, पास्कल में। थ्रस्ट जो है वो न्यूटन्स में होता है, उसकी ऐसा यूनिट किस में है, न्यूटन्स, और ये पास्कल। ठीक है, चलिए, यानी फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थ्रस्ट कैसा लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन्स में है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं प्रेशर क्या है, प्रेशर बेटा यानी कि किसी यूनिट एरिया में आप कितना थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हो, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जो है पास्कल है। क्या है, पास्कल और न्यूटन मीटर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि किसी जो है ट्रक और ये बस के टायर जो हैं इतनी वाइडर क्यों बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि याद रखना सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम लगेगा, है ना। देखो इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, प्रेशर कम पड़ता है। ठीक है, ऐसे ये देखो है ना कि यहां पर इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। दोनों अपोजिट काम करते हैं, है ना। इस एक और एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे आप रेत पर क्या होते हैं, खड़े हुए होते हो, तो आपके पैरों में सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से प्रेशर जो है ज्यादा लगता है, और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो बॉडी में प्रेशर क्या है, प्रेशर उस कंडीशन में कम लगता है। दोनों अपोजिट काम कर रहे होते हैं। समझो, इसकी डेफिनेशन पढ़ो, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, चलिए। सो व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड योर फीट गोज टू डीप इनटू एंड बट व्हेन यू lie on the same land your body does not sink much। explain। प्रेशर का काम है, सिंपल सा, यहाँ पर प्रेशर काम कर रहा है। ठीक है, when you stand on loose sand पे जब हम खड़े हुए होते हैं, so your feet sink because small contact area। फीट जो है कैसा है, स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया है, जिसकी वजह से क्या है, वहां पर हाई प्रेशर आ जाता है। पूरा का पूरा जो हमारी बॉडी का वेट फोर्स है वहां पर क्या है, हाई प्रेशर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बट व्हेन यू लाइंग डाउन, जब हम लेट जाते तो सरफेस एरिया कैसा हो गया, बड़ा हो गया ना। सरफेस एरिया योर एंटायर बॉडी स्प्रेड सेम फोर्स ओवर मच लार्जर एरिया। ठीक है, कैसा है, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कम प्रेशर जो है लगता है। इट ऑल अबाउट द प्रेशर। क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रेशर का खेल है, कुछ नहीं, जो कि क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। यानी समझो अगर स्मॉलर एरिया है, ये बेटा आपके यूं छोटे छोटे फीट हैं, तो यहाँ पर हायर प्रेशर होगा, प्रेशर कैसा होगा, हायर होगा। और जब
एरिया लार्जर है तब कैसा होगा, लोअर प्रेशर होगा। बस कुछ नहीं, इतना ही है। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्टोन अपवर्ड आप फेंक रहे हो, ऑफ कोर्स अपवर्ड मोशन लगा, यानी ग्रेविटी कैसी हो गई, एक्सेलरेशन कैसा हो गया, माइनस। चीजों को ऐसे देख के समझा करो, है ना। और स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड माइनस 9.8, ठीक है। एंड इनिशियल वेलोसिटी 40, है ना। जैसे मैंने इसको फेंका तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40, ये देखो 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टेकिंग 10, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी 10 दिया है तो आपको 9.8 रखने की जरूरत नहीं है ना। एक पोल कितना हो गया, -10, क्यों, क्योंकि अपवर्ड मोशन है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेस द स्टोन, मैक्सिमम कितना, कितने हाइट तक गया, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी होती है वो आपको निकालनी है, वो क्या करनी है, आपको निकालनी है। तो बेटा यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं, वही फॉर्मूले आपके क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं। v² = u² + 2as, ठीक है। चलिए तो ये कितना दिया हुआ है आपको, 40 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन -10 और मैक्सिमम हाइट, है ना, सॉरी, है ना। ये तो हो गया फाइनल पॉइंट जहां से वो वापस आ रहा होगा, जहां से ये वापस आ रहा होगा। दिस इज द 0, मैंने लिखा नहीं है ना। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0 है। s जो है फाइंड करना है, तो कर दो ये 40 × 40 और इसको इधर ले जाते हैं, है ना। तो s ये कितना, 20s हो गया। चलिए ये कितना हो गया, 20s, तो इसको हम नीचे ले आते हैं उसके बाद, ठीक है। तो 40 × 40 डिवाइड बाय 20, तो कितना आ गया डिस्टेंस, 80 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना आ गया, 80। हाइट कितनी गई बेटा, 80 गई, ठीक है। चलिए तो अभी बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, गया और आया वापस 0 हो गया। कितना हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट, 0 हो जाएगा। देन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो देखो टोटल यानी 2, है ना, टोटल यानी 2 × 80, तो ये हो जाएगा 160। समझ में आया। चलिए एक बार देखो क्वेश्चन, देखो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से आप फेंक रहे हो, मैक्सिमम जहां से वो रिटर्न हो क्या रहा, वो फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, ठीक है। अभी ग्रेविटी आपको दी है कैसी, 10 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड है तो वो हो गई माइनस में। अब आपको निकालना है कितना, ये जो हाइट, कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है, ये निकालना है आपको। तो ये आपने फॉर्मूला पुट करा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। आया समझ में, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर बेटा एक कॉन्सेप्ट जो है, एक क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है और एग्जाम में वेरी 5 मार्क्स में आएगा। अब कैसे करना है, इट्स वेरी ट्रिकी, इस तरीके से कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, ठीक है, ये टेबल टॉप पे ये ब्लॉक जो है वुड रखा हुआ है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। बेटा इसका मास कितना है, 5 kg है ना। तो यानी कि m इज 5 kg। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ना बेटा, ये चीज ना नोट कर लो। फर्स्ट स्टेप क्या, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो आपको मास जो है इसका गिवन है, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद सेकंड क्या है समझो, एंड इट्स डायमेंशन 40, 20 एंड 10, ठीक है। यानी आपने देख लिया यहां पर कि L कितना है 20, B कितना है 10 एंड H इज गिवन 40, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मैंने लिख रही, स्पेस नहीं है। देन फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन, बोलो, एरिया। ये लिख दिया आपने फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन एरिया। यानी कि थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर बेटा उस एरिया में कितना फोर्स लगाया, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, फोर्स निकालोगे। और फोर्स आपको पता है मास इंटू ग्रेविटी होती है। ये मास इस ऑब्जेक्ट में कितनी इसका मास है और इसमें क्या लगी है, ग्रेविटी लगी है। तो इसका मास कितना है 5 kg, कितना है 5 पुट कर दिया और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8,
ठीक है, 9.8 इसकी वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 49 न्यूटन। यानी फोर्स बेटा हमेशा आपको मैंने बताया है कि फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, न्यूटन होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या गिवन है, ठीक। देन ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप हो गया। देन थर्ड, अब बोल रहा है इसके लिए बेटा आपको एरिया निकालना पड़ेगा। फोर्स तो आपने निकाल लिया, अब निकालो एरिया। चलिए, तो एरिया निकाला तो L इंटू बी, ठीक है। यहां पर L कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर एंड B इज 10 सेंटीमीटर। तो बोलो कितना आया 200 सेंटीमीटर। अभी इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो इसीलिए आप इसे 2 टाइम्स क्या करो, मीटर में कन्वर्ट करो। देन क्या हुआ, इसे डिवाइड करो, डिवाइड करा, ये तो ठीक है। अभी आपको पता है इसकी वैल्यू 2 डिवाइड बाई 100 कितना होता है 0.2 मीटर स्क्वायर आ गया। दिस इज द थर्ड स्टेप। ये क्या है बेटा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आंसर, सिर्फ 4 स्टेप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चलो फोर्थ स्टेप क्या है, निकालो प्रेशर इक्वल्स टू, क्या है आपने फोर्स कितना लगा है, कितना आया बेटा 49 न्यूटन। कितना आया आपका फोर्स 49 न्यूटन। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फॉर्मूला पुट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो क्या है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अभी फोर्स कितना निकला आपका 49 न्यूटन निकला, 49 न्यूटन, और एरिया कितना निकला 0.2, ठीक है। नहीं, एरिया बेटा आपका 0.02 आएगा, सॉरी, है ना, मिस्टेक हो जाता है 0.02। देन डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 2450, ठीक है। और याद रखना हमेशा प्रेशर जो होता है उसकी यूनिट पास्कल में होती, कितनी होती है उसकी यूनिट पास्कल में होती है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ना इतनी सारी थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ 4 स्टेप्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। पहला स्टेप बेटा क्या गिवन है आपने वो लिख दिया। सेकेंड, आपने फॉर्मूला पुट किया, इसके लिए आपने फोर्स निकाला, फोर्स मास, ऑब्जेक्ट का मास दिया, उसमें क्या लगी है ग्रेविटी 9.8 फिक्स है, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, 49 न्यूटन आ गया। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करोगे, आपको एरिया निकालना है। थर्ड स्टेप बेटा एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है L इंटू बी दिया है, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर में था, आपको किस में करना है मीटर में इसे कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया, इसे 100 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसीलिए स्क्वायर है, यानी कि आपको मीटर में 2 बार आपको मीटर स्क्वायर भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप 100 से 2 टाइम्स डिवाइड किया आपने। अभी आपने क्या किया 2 0 से 2 0 का 2 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.02। 2 मिनट में मना करके आती हूँ, कौन गाड़ी चला रहा है ना, रुको। तो फोर्थ स्टेप, अब आपका ये आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर आ गया। अगेन आपने फॉर्मूला पुट किया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स कितना आया 49 न्यूटन, एरिया आया 0.02, डिवाइड करोगे, यहां तक भी क्वेश्चन कर दिया। अगर ये स्टेप नहीं भी बन रहा ना, हाफ नंबर कटेगा, बस पूरे नंबर मिलेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी आता है बेटा, क्या है ये, क्या लिखा है बायोन्सी फोर्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्या होता है बायोन्सी फोर्स, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट को, जब क्या करते हैं बायोन्सी फोर्स जो होता है, किसी ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर की ओर क्या करता है, वो पुश करता है ना, यानी वो अपवर्ड मोशन, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, इसे ना बायोन्सी फोर्स कहते हैं। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड या गैस में पार्शियली या फुली इमर्स्ड होती है ना, किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या फुली इमर्स्ड होती है, तब उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, और यही फोर्स बायोन्सी फोर्स कहलाता है ना। क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धकेल रहा होता है। यानी इस ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, आपने क्या किया, आपने बकेट में कोई ऑब्जेक्ट डाला तो वो क्या करेगा, उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। और नीचे से क्या है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, यही बायोन्सी फोर्स का कॉन्सेप्ट है। चलो तो पढ़ते हैं।
बायोन्सी फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स, कैसा है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड लिक्विड दैट अपोज द वेट ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि आपने बेटा इस पे कुछ डाला तो ये क्या कर रहा है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओके, इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल, समझ में आ रहा है। जितना ऑब्जेक्ट आप फ्लूइड में डालेंगे उतना ही फोर्स लगाएगा। इसका फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना ऑब्जेक्ट आपने वाटर में इमर्स्ड करा है, डुबोया है, ठीक है। द फोर्स इक्वल द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। कितना फोर्स लगाएगा, जितना वो ऑब्जेक्ट जो है वाटर को, उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। अब यही कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि शिप जो है वाटर में क्यों फ्लोट करती है, क्यों, क्योंकि यू फील लाइटर इन द वाटर, यस ऑफ कोर्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डेंसिटी रिलेटिव टू द फ्लूइड डिपेंडेंसी, है ना बेटा। अब ये फ्लूइड की डिपेंडेंसी पर भी डिपेंड करता है कि फ्लूइड, याद रखना हमेशा डेप्थ, है ना, बढ़ने के साथ साथ जो है प्रेशर भी क्या है, बढ़ता जाता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर, हाँ क्यों नहीं ओपन हुआ, तो एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, यानी कि बेटा क्या करना है, अब आपको एक बॉटल लेना, एम्प्टी बॉटल, और उसके कैप को टाइटली पैक कर देना है, एंड देन, है ना, उस बॉटल को क्या करो, आपको वाटर में फुली क्या है, आपको कंप्लीटली इमर्स करना है। जब इमर्स करोगे, उसको पानी में डुबोगे, तो उस पर देख रहे हो यहाँ पर एक अपवर्ड बायोन्सी फोर्स लग रहा है, जो कि इस वाटर के, जो कि इसके बॉटल, नॉट वाटर, बॉटल के डिस्प्लेसमेंट जितना वो कर रहा है, वाटर का डिस्प्लेसमेंट जितना कर रहा है ना, जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल होता है ये बायोन्सी फोर्स, ठीक है ना। यानी कि देखो आप अगेन क्या कर रहे हो, उसे वापस से क्या कर रहे हो, पानी में डुबो रहे, क्यों, क्योंकि इस बॉटल का मास कैसा है, कम है, इस बॉटल का मास कम है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, इस पे बायोन्सी फोर्स कंटिन्यू जो है ना लग रहा है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम पढ़ते हैं, है ना। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल एंड एयर टाइट स्टॉपर, ओके, बकेट फिल्ड विद द वाटर, ये एक्टिविटी है, कुछ नहीं। वाटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। क्या बॉटल जो है क्या कर रहा है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स लगा रहा है, एंड दैट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर गोज इंक्रीजिंग एज बॉटल पुश्ड डीपर। जैसे कि आप बॉटल को वापस से पुश कर रहे हो, तो है ना, टिल इट कंप्लीटली इमर्ज, जैसे ये डूबती है तो ये ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, एक बायोन्सी फोर्स लगा रहा है जो कि बॉटल को वापस ऊपर की तरफ धकेल देता है। यही था बायोन्सी फोर्स का कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। अभी आता है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, तो समझो यहाँ पर जैसे एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड में बेटा कोई ऑब्जेक्ट जब क्या होता है, पार्शियली उस पे इमर्ज्ड होता है, फ्लूइड प्रेशर हर पॉइंट पे कैसा होता है, हर पॉइंट पे बॉटम हो चाहे कहीं पर भी हो, इसका प्रेशर सेम होता है। कैसा होता है, ये सेम प्रेशर लगा रहा होता है। और डेप्थ बढ़ने के साथ साथ याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट जितना डेप्थ में जाता जाएगा प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा है, प्रेशर कब बढ़ेगा, डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है, समझो यहाँ पर, है ना। डेप्थ के साथ बेटा ये प्रेशर कैसा है, प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यही था फ्लूइड। और फ्लूइड प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, इस कंटेनर के सारे पॉइंट पे सेम होता है, बॉटम पे, टॉप पे, है ना, उसके हर पॉइंट पे सेम है ये फ्लूइड प्रेशर। चलिए तो फ्लूइड प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस पर यूनिट एरिया, है ना। यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इंक्रीजिंग विथ डेप्थ। ठीक है, क्या है, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे प्रेशर बढ़ रहा है और इसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है ना। याद रखना कि डेंसिटी के साथ भी प्रेशर कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज विथ डेप्थ एंड डेंसिटी।
ठीक है, डेप्थ के साथ और फ्लूइड की डेंसिटी के साथ ये प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ऑल डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट एंड इट्स सर्कुलर फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोन्सी एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। जाता है। एंड ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड, जितने भी लिक्विड और गैसेज है वो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। देन सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। हाँ, सॉलिड भी बेटा जैसे कोई सॉलिड है वो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, पर वो अपने वेट के कारण कर रहा है। और इसका फॉर्मूला प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका अभी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा है ना, बस यही था प्रेशर। ये 8th क्लास का भी चैप्टर है कि हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। चलिए, तो अभी हम एक एक्टिविटी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। हाँ, एक एक्टिविटी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब वो फुली और पार्शियली, है ना, कंप्लीटली और पार्शियली वाटर में या किसी लिक्विड में इमर्ज्ड होता है, तब वो क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है ये बेटा, जैसे ये इसमें इमर्ज हुआ तो इसने वाटर को यहां से इमर्ज किया, तो नीचे से एक बायोन्सी फोर्स लगेगा। नीचे से देख रहे हो आप, एक बायोन्सी फोर्स लगता है। और ये बायोन्सी फोर्स कितना होता है, जितना कि इसने वाटर डिस्प्लेस किया है, इसके, है ना, यानी ये इतना होता है, इसके वेट के बराबर होता है। अगर बायोन्सी फोर्स की बात करेंगे तो इसके बराबर होता है। समझो, यहां पर समझो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने बचपन में अपनी कहानियों में जनरली पढ़ा हुआ है कि पत्थर को, अगर आपने, कौवा के पास पानी कम था तो क्या करता, पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता, और पत्थर डालता, पानी ऊपर आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, जो पत्थर है वो वाटर को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था वहां से। ये पत्थर जो है ये क्या कर रहा है, वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब नीचे से एक बायोन्सी फोर्स लगा, और ये बायोन्सी फोर्स कितना है, जितना कि उस पत्थर ने वाटर को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल होता है। समझ में आया, ये बायोन्सी फोर्स कितना होता है, तो जितना कि उस पत्थर ने वाटर को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर होता है। चलिए, सो ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुली सबमर्ज इन अ फ्लूइड, वाटर एक्सर्ट अपवर्ड बायोन्सी फोर्स, यस ऑफ कोर्स, है ना, ऊपर की तरफ क्या करे, बायोन्सी फोर्स लग रहा होता है, और इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेस। ठीक है, कितना होता है, तो जितना कि फ्लूइड ने वाटर, जितना कि उस स्टोन ने वाटर को डिस्प्लेस किया उसके वेट के इक्वल होता है ये बायोन्सी फोर्स। ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, है ना बेटा, कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट, मतलब कोई आपने देखा होगा कि फ्लोट करता है, सिंक करता, क्यों करता है, शिप, जैसे कि शिप या फिर सबमरीन में आपने देखा हुआ है ना। देखो ये सबमरीन, आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि, ठीक है, द बायोन फोर्स इज कॉज्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड विच इंक्रीज विद डेप्थ। हाँ, हमने बायोन्सी फोर्स में देखा बेटा, प्रेशर अभी मैंने पढ़ाया कि प्रेशर कितना, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ, डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, यही आर्किमिडीज का क्या है, प्रिंसिपल है। शिप वाला एग्जाम्पल नहीं पढ़ा क्या, है ना। जब सबमरीन में आप देखते हो कि ये हॉलो शेप की क्यों बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेटा ये वाटर को डिस्प्लेस कर रही है। कितना ये वाटर डिस्प्लेस कर रही है, ये पानी में पुली और पार्शियली इतनी डूबी हुई होती है जितना कि वो फोर्स जो है क्या करती है, वाटर को डिस्प्लेस करती है। और नीचे से क्या लग रहा है, एक बायोन्सी फोर्स लग रहा है। तो ये बायोन्सी फोर्स जो होता है कितना होता है, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है उतने इसके
वेट के बराबर होता है। तो समझ में आया, ये सबमरीन का एग्जाम्पल है कि कभी भी शिप जो है पानी में इसलिए नहीं डूबती क्योंकि वो हॉलो शेप की होती है और वो अपने वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देती है कि नीचे से, और जितना फोर्स नीचे से लग रहा होता है ना बायोंसी फोर्स, वो बायोंसी फोर्स इसके डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल होती है। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, तो यहां तक हम हो गया है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके बुक में है, वो क्वेश्चन ये है बेटा कि यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार। ऑफ कोर्स देखो कितना प्यारा मैंने आपके लिए डिजाइन किया है कि ये कॉटन है और आयरन बार है एंड बोथ आर 100 kg। दोनों का जो हम अगर मास देखेंगे तो कितना है, सेम है 100 kg। वैन मेजर्ड ऑन वेटिंग मशीन, जब मशीन में वेट करते हो तो दोनों 100 kg के ही निकलते हैं। एंड इन रियलिटी वन इज हैवियर देन द अदर। ओहो, एक हैवी। नाउ यू फाइंड आउट कि व्हाट इज द हैवियर एंड व्हाट इज द लाइटर एंड कैन यू से विच वन इज द हैवियर एंड व्हाई। चलिए आप बताओ कि कौन सा हैवियर है और क्यों। तो बेटा आपको पता है कि ये भी 100 kg, ये भी है, बट इसकी डेंसिटी की बात करें अगर हम इसकी, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। क्या है, ये सॉलिड है। ये डेंसिटी इसमें क्या है, ज्यादा है ना। इसमें डेंसिटी क्या है बेटा, इसमें डेंसिटी जो है ज्यादा है। ठीक है ना। आयरन की डेंसिटी कैसी है, आयरन की डेंसिटी बेटा ज्यादा है, वहीं इसकी डेंसिटी कम है। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। अब इसके पास ये वॉल्यूम इसका ज्यादा है तो ये ज्यादा एयर क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एयर को ऑक्यूपाई कर लेगा। पढ़ो, द बैग ऑफ कॉटन इज एक्चुअली हैवियर, हैज मोर एक्चुअल मास, है ना, उसके मास से ज्यादा क्या है, वो हैवियर है। क्यों, देन द आयरन। ओके, यस, दैट बोथ रीड 100 kg स्केल, बिकॉज दोनों 100 kg के हैं, बट कॉटन हैज मच लोअर डेंसिटी। यस, इसके पास बेटा लार्जर डेंसिटी है, इसके पास क्या है, लार्जर डेंसिटी है। और वहीं अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है कैसा है, लोअर डेंसिटी का है। बट कॉटन के पास बेटा लार्जर वॉल्यूम है, इसके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एंड डिस्प्लेसिंग मोर एयर, ज्यादा से ज्यादा एयर को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा एंड विच क्रिएट्स अ ग्रेटर अपवर्ड बायोंसी फोर्स। ये क्या करेगा, इसके पास वॉल्यूम ज्यादा है, इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करा है, यानी एयर ज्यादा से ज्यादा, ये एयर को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसिंग मोर एयर, ज्यादा से ज्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा, यानी नीचे से क्या लगेगा, एक अपवर्ड बायोंसी फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा ऑन द कॉटन पे। ठीक है, एंड मेकिंग द स्केल शो लेस वेट फॉर कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट आयरन बार, है ना। तो इसी वजह से देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इसके पास डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास डेंसिटी कम है, पर इसके पास क्या ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करता है। और तो और, है ना, जब ज्यादा एयर ऑक्यूपाई कर लेगा तो नीचे से क्या करेगा, ये एक अपवर्ड बायोंसी फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा। बस यही था इसका कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। चलिए अभी बेटा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पानी में क्यों सिंक होता है और क्यों फ्लोट होता है, तो उसके मास पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, इसके मास पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इसका मास अगर वाटर के मास से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इमर्ज्ड हो जाएगा। अगर इसका मास जो है, इसका मास अगर क्या है, लेस है, वाटर के मास से यदि लेस है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट होगा, ये सिंक हो जाएगा और ये सस्पेंडेड हो जाएगा। अगर इसका मास वाटर के मास के इक्वल है तो ये सस्पेंडेड हो जाएगा, यानी हाफ फ्लोट रहेगा, हाफ सिंक हो जाएगा। चलो तो पढ़ते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ द सस्पेंडेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। पढ़ो, डेंसिटी एंड बायोंसी रूल्स को पढ़ो, बस थोड़ा सा है, खत्म होने वाला है, पढ़ लो, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो किसकी बेटा, यानी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यदि लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक इन द लिक्विड। समझो, जो कॉर्क है इसकी डेंसिटी यदि
कॉर्क नहीं, जनरली क्या होता है, आयरन नेल होता है। क्या होता है, आयरन का, है ना, नेल है। अगर इसकी डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। आपको यहां पर बेटा दिख रहा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि किसी, है ना, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है लिक्विड की डेंसिटी से, कॉर्क, है ना, कॉर्क की डेंसिटी यदि क्या है, लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, फ्लोट होगा। सारा खेल यहां पर डेंसिटी का है। क्या, सारा खेल यहां पर डेंसिटी का है ना। चलिए अभी यहां पर तो कॉर्क क्या हो गया बेटा, कॉर्क जो है वहां पर फ्लोट होगा, है ना, लिक्विड में कॉर्क क्या होगा, फ्लोट होगा। और थर्ड केस आता है यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है, तब वो क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट रिमेन्स, है ना, उसी पोजीशन में वापस रहेगा। देखो बॉल की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है ना, तो वो क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। चलिए ये हो गया। So children's, chapter finish. Your dedication is inspiring us. It means to a lot to that you all stay and focus. So thank you for a great session. हमारा सेशन बहुत ही शानदार था। हमने पूरे चैप्टर को इतने अच्छे से कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और चैप्टर में। हमारा और आपका साथ यहीं तक था। अगर आप किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर कर बताएं, और जो भी डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, है ना। फिर हम चलिए मिलते हैं किसी और चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड प्रिपरेशंस अपनी करते रहें।